बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं मानव में पाचन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी पाचन तंत्र क्या है। पिछली कक्षा में हमने आपको पोषण के बारे में बताया था, पोषक तत्वों के बारे में बताया था, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों किस प्रकार से मानव में पाचन होता है। यानी कि जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, उस पूरी क्रिया को हम पाचन तंत्र की क्रिया कहते हैं और पाचन क्रिया कहते हैं। और पाचन तंत्र हमारे शरीर में पूरा का पूरा कई जिसमें बहुत सारे अंग मिलके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, और इस चित्र का एक बार हम लोग बता देते हैं आपको। जैसे देखिए बच्चों, सबसे ऊपर यहाँ पे मुख है, मुख से हम भोजन करते हैं, फिर वो मुख गुहा में जाता है, फिर हमारी मुख गुहा से जुड़ी हुई ग्रास नली में जाता है, उसके बाद अमाशय यानी कि हमारे पेट में जाता है, फिर उसके बाद बच्चों वो छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, और उसके बाद बच्चों वो मलाशय और गुदा के अंदर जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा ये जो है पाचन तंत्र के अंग हैं, और एक एक करके हम इनको समझते हैं किस प्रकार से हमारे शरीर का पाचन तंत्र काम करता है। इसकी हम पूरी जानकारी आपको देंगे अभी। चलिए पढ़ते हैं पहले। मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं। बच्चों प्रश्न यहाँ पे उठता है, आहार नाल क्या है? तो आहार नाल क्या है इसको देखिए, आप बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, एक मिनट। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपको आहार नाल जो हमने बताया है ये क्या होती है। आहार नाल जो है सबसे बड़ी नलिका है या नाल है जो मुख से शुरू होती है, और वो इस प्रकार से आप देख रहे हैं गुदा तक जाती है। यानी मुख से शुरू होकर गुदा तक जो है ये आहार नाल होती है, और सबसे लंबी नाल भी इसको बोलते हैं आहार नाल को। और इसके बहुत सारे अंग हैं। देखिए इसके कौन कौन से अंग हैं। तो जो भी भोजन हम करते हैं तो इतनी लंबी जो है ये नलिका है, भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है। तो ये बहुत ही लंबी नलिका, हमारे शरीर की सबसे लंबी नलिका जो होती है इसी को हम आहार नाल कहते हैं, और ये कई भागों में विभाजित है बच्चों। जैसे मुख गुहा, सबसे पहले मैंने आपको मुख बताया, मुख के बाद वो खाना खाते हैं मुख से, तो मुख गुहा में जाता है, फिर वो ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली से वो पेट में यानी अमाशय में और छोटी आंत में जाता है, और उसके बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद मलाशय में, और मलाशय से गुदा या मलद्वार के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। और आहार नाल विभिन्न भाग, ये सब जो हैं मैंने आपको बताया, ये आहार नाल के ही सारे के सारे भाग हैं। यदि ये पूछ लिया जाए आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं, तो ये बताते हुए बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं होना चाहिए कि आहार नाल के जो विभिन्न अंग हैं, मुख गुहा, ठीक है, ग्रास नली, अमाशय, ठीक है, इसके अलावा आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, उसके बाद मलाशय और गुदा, ये हमारे आहार नाल के जो होते हैं ये विभिन्न अंग हैं। ठीक है। आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। देखिए आहार नाल के विभिन्न भागों में, तो जो मैंने आपको आहार नाल बताई इसके विभिन्न भागों में भोजन का पाचन होता है, लेकिन भोजन के अंदर पाए जाने वाले जो अवयव होते हैं बच्चों, उनका पाचन आहार नाल के अलग अलग भाग में होता है। तो उसी का हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। मुख से जब हम भोजन करते हैं, निवाला मुंह में डालते हैं,
तो उसके बाद क्या होता है, वो मुखगुहा में जाता है, और मुखगुहा के अंदर क्या है, हमारे दांत हैं, जीभ है। तो दांत क्या करते हैं, काटने का काम, ठीक है, उसको चबाने का काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जीभ क्या करती है, उसको घुमाने का काम करती है, यानी कि मिलाने का काम करती है। और आगे देखिए, आपने अनुभव किया होगा कि आपके मुख में सभी दांतों की संरचना और कार्य समान नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारे जो मुख के अंदर दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, उनकी संरचना भी अलग अलग प्रकार की है, देखने में भी अलग अलग प्रकार के हैं वो। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं बच्चों, जो कि हमारे मुखगुहा में पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और उनके प्रमुख कार्य किस प्रकार से हैं ये हम लोग देखेंगे। देखिए 4 प्रकार के जो दांत की बात की जा रही है यहाँ पे बच्चों, वो कौन कौन से दांत हैं, ज़रा देखिए आप। ये 4 प्रकार के दांत हमारे अंदर, हमारे मुंह के अंदर होते हैं। एक होते हैं कृंतक। कृंतक देखिए, का से कृंतक, का से काटना, यानी ये काटने का काम करते हैं। रत्नक जो होते हैं वो फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और अग्र, देखिए अग्र चवरणक, यानी पीसने का और चबाने का दोनों का काम करते हैं। उसके अलावा जो चवरणक होते हैं वो पीसने और चबाने का कार्य करते हैं, यानी कि पीसने और चबाने का कार्य अग्र चवरणक और चवरणक दोनों के द्वारा किया जाता है। लेकिन कृंतक के द्वारा काटने का काम और रत्नक के द्वारा फाड़ने का काम, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है हमें ये कि ये कितने होते हैं और किस प्रकार से दिखाई देते हैं। इनकी संरचनाएं अलग अलग हैं तो कार्य भी अलग अलग हैं, ठीक है। ये देखने में अलग अलग हैं। तो देखिए, तो अब आपको यदि याद करना है तो कृंतक से काटने का कार्य और रत्नक से फाड़ने का कार्य, इसके अलावा अग्र चवर्णक और चवर्णक ये पीसने और चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, और चवर्णक से बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना है, चवर्णक का मतलब तो चबाना, तो यहाँ चबाना आ गया, ठीक है। तो उसी से होता है चबाना और पीसना, ठीक है। तो अग्र का मतलब आगे, तो जो आगे के दांत होंगे चबाने वाले, आगे का मतलब अभी आपको हम चित्र में दिखाएंगे तब समझना। सबसे आगे के दांतों क्या बोलते हैं, उससे पीछे के दांतों को क्या बोलते हैं, और कितने होते हैं ये, इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। कुछ और बातें जाननी है हमको यहाँ पे। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर निकल कर आई, दांतों की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो हमारे दांत होते हैं उसकी ऊपरी परत को हम इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनेमल। ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है, यानी कि यदि ये पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो वो इनेमल ही होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, हमारे दांतों के ऊपरी परत होती है ये, और ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ भी है। यह मुख्यतः किसका बना होता है, कैल्शियम, ठीक है, नामक लवण और प्रोटीन से बना होता है। कहने का मतलब कैल्शियम इनेमलिन। अभी ध्यान रखना है इसका नाम इनेमल क्यों पड़ गया, इसका नाम इनेमल पड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसको समझना है हमको। ये जो इनेमल है ये बना होता है कैल्शियम इनेमेलिन नामक लवण से, ठीक है, और किसका बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि इनेमल जो बना होता है वो किसका बना होता है। इनेमल सबसे कठोरतम, सबसे हार्ड जो पार्ट है हमारे शरीर का है, और ये दांतों की सबसे ऊपरी परत होती है, और ये बनी होती है कैल्शियम की, कैल्शियम एनेमेलिन, ठीक है, एनेमेलिन नामक लवण से और प्रोटीन से बनी होती है। तो देखिए एनेमेलिन से ही बना है इनेमल, तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। एनेमेलिन से क्या बना है, इनेमल। तो एनेमेल मेल, तो इसी से देखिए एनेमेल आ गया ना। तो इस तरीके से याद कर लेना है इसको कि ये पूछा जा सकता है कि एनेमल जो है, सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट कौन सा है, तो हम बोलेंगे
कि दांतों की सबसे ऊपरी परत जो होती है, जिसको एनेमल कहा जाता है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट है। दूसरा प्रश्न ये बनता है बच्चों कि ये किस चीज़ का बना होता है, कौन से पदार्थ का बना होता है। तो हमने बोलना है ये कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, अब हम एक एक करके दांतों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पाचन में बहुत सहायक होते हैं, और यदि ये दांत नहीं होंगे तो पाचन की क्रिया कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी और सही से पाचन नहीं होगा। चलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार, ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना और लसलसा हो जाता है। क्या आपने अनुभव किया है कि रोटी को ज़्यादा देर तक चबाने से वह मीठी लगने लगती है? ऐसा क्यों होता है? लार से टॉयलिन नामक एंजाइम निकलता है। यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है। इसीलिए ज़्यादा चबाने पर रोटी मीठी लगती है, और लार के साथ चिकना भोजन, यानी चिकना होकर भोजन कहाँ चला जाता है? आहार नाल के ग्रसनी में, और फिर ग्रास नली में पहुंच जाता है या पहुंचता है। ठीक है, ग्रसनी में, आहार नाल की ग्रसनी में, और फिर कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली में पहुंच जाता है। अब देखिए, यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ये भोजन का पाचन तो नहीं होता है, ग्रास नली में भोजन अमाशय में आता है। अब देखिए, हमें जो पहला पॉइंट यहाँ पे समझना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी जो जीभ होती है, जीभ के अंदर से निकलती है लार, और वो लार क्या करती है, और ये लार जो होती है वो लार ग्रंथियाँ होती हैं जो स्रावित करती हैं इसको हमारी जीभ के अंदर। तो आपने बच्चों देखा होगा कि जब कोई ऐसी चीज़ जिसको हमें खाना पसंद है या जो हमें अच्छी लगती है, और जिसको देखने के बाद या उसका नाम आने के बाद ही हमारी जीभ में लार स्रावित होने लगती है, लार आ जाती है। तो ये जो लार निकलती कहाँ से है? ये लार निकलती है हमारी जीभ में उपस्थित ग्रंथियों से, जिनको हम बोलते हैं लार ग्रंथियाँ। ठीक है, तो लार स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ भी बोलते हैं। अब ये जब ये लार निकलती है तो ये हमारे भोजन को क्या करती है? ये जो भोजन होता है हमारा, उसको लसलसा कर देती है, चिकना कर देती है। अब ये जब चिकना कर देगी तो उससे क्या होगा कि उस भोजन को चबाने में आसानी रहती है, और ज़्यादा देर तक हम भोजन को जब चबाते हैं और ये लार जब उसमें मिक्स हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वही भोजन जो ज़्यादा देर तक चबाया जाता है दांतों के द्वारा, वो मीठा लगने लगता है। और मीठा लगने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है बच्चों? क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो मीठा होता है, और ग्लूकोज मीठा होता है क्योंकि ये ग्लूकोज टूटा कैसे? क्योंकि जो रोटी होती है, हमने जो रोटी खाई, चावल खाए, तो हमारी लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। वो जो लार के अंदर एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टॉयलिन। देखिए, ध्यान रखना है आपको, उस एंजाइम का नाम क्या है? टॉयलिन। क्या नाम है बच्चों? लार का नाम, जो लार जो है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन। एक मिनट बच्चों, सही से लिख नहीं पा रहा हूँ। लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। एक मिनट। तो ये जो टॉयलिन नाम का एंजाइम है हमारे शरीर में जो पाया जाता है, ये कार्य क्या करता है? सबसे पहले हमने मुख से भोजन खाया, मुख गुहा में गया, दांतों के द्वारा उसको चबाया गया, और उसमें लार ग्रंथियों के द्वारा लार स्रावित की गई, जो कि हमारी जीभ में होती है। उसके बाद हमने रोटी में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट था
वो किस में बदल गया, ग्लूकोज में, जो कि मीठा होता है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं बदल गया, ये जब बदला जब जो लार में उपस्थित टॉयलिन था नामक एंजाइम की सहायता से बदला। यानी लार में उपस्थित जो टॉयलिन था उस टॉयलिन की सहायता से ये कार्बोहाइड्रेट मीठे ग्लूकोज में बदल गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो हम रोटी खाते हैं उसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ग्लूकोज क्या है, ये हमारा सरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो पाचन की क्रिया है वो मुख से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जटिल कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, जो लार में उपस्थित टॉयलिन नामक एंजाइम की मदद से। ठीक है, तो ये तो बात थी लार की। अब आगे देखिए, ये भोजन जाएगा हमारी आहार नाल के ग्रसनी में से होता हुआ ग्रास नली में पहुंचा। अब उसके बाद ये कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा। ठीक है, और अमाशय में ही चला गया। हमने मुख से मुखगुआ में और मुखगुआ में दांतों के द्वारा चबाने के बाद ये गया कहाँ पे, ये गया हमारे अमाशय के अंदर चला गया। अब देखिए अमाशय के अंदर क्या होगा, इसको ध्यान देने की बात है। उसके बाद हम दांतों की बात भी करेंगे। देखिए ये क्या होता है, भोजन ग्रास नली से भोजन अमाशय में आता है और यहाँ पर भोजन काफ़ी देर तक रहता है। यानी कि भोजन जो है अमाशय के अंदर या हमारे पेट के अंदर काफ़ी देर तक रहता है। अमाशय की दीवारों से जठर रस स्रावित होते हैं। देखिए अब ध्यान रखना है, टॉयलिन नामक जो एंजाइम है वो कहाँ से स्रावित हुआ, वो हमारी जीभ यानी जो हमारी लार होती है उसके अंदर होता है वो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारी जो अमाशय की दीवारें हैं यानी हमारे पेट की जो दीवारें होती हैं अंदर की, उसके अंदर से जठर रस का स्रावित होते हैं, यानी जठर रस निकलते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म पाया जाता है। देखिए कितनी चीज़ें पाई जाती हैं। अमाशय के अंदर भोजन गया, भोजन जाने के बाद उसके अंदर 3 चीज़ें मिल रही हैं आपको। 3 चीज़ें जो है पाई जाती हैं जिसका श्रावण होता है या स्रावित होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले जठर रस क्या होता है, सबसे पहले हमारा अमाशय जठर रस को स्रावित करता है। दूसरा वो क्या करता है, पाचक जठर रस को करता है। ठीक है, और इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जठर रस के अंदर पाचक एंजाइम होते हैं जिसकी मदद से भोजन पचता है। इसके अलावा हमारे अमाशय की दीवारों से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है। इसके अलावा श्लेष्म भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें तो जो जठर रस का स्रावण, अमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण जो हो रहा है, जिसमें पाचक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्म पाया जाता है। समझ में आ गया आपको कितनी चीज़ें पाई जा रही हैं जठर रस में, ये 3 चीज़ें। ठीक है, पाचक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म, ये 3 चीज़ें। ठीक है, अब देखिए इसको ज़रा समझना है, इसको समझाते हैं हम आपको। अब सबसे पहले जिसमें पाचक एंजाइम, यहाँ से पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन और रेनिन द्वारा दूध को दही में बदला जाता है या बदलता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, निम्नलिखित कार्य करता है। अमाशय में पाए जाने वाले जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। अब देखिए इसमें 1-2 चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अमाशय की दीवारों से जठर रस निकलता है। ठीक है बच्चों, ये जो जठर रस है इसमें आपके पाचक एंजाइम हैं, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म पाया जाता है। अब पाचक एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम हैं, सबसे पहला एंजाइम है पेप्सिन। देखिए याद करते जाइएगा, पेप्सिन कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन नाम का है। ये जो पेप्सिन है
ये हमारे भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है, यानी जटिल प्रोटीन को सरलतम प्रोटीन में तोड़ने का काम करता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, पाचन की प्रक्रिया में जो जटिल जो पदार्थ होते हैं वो सरलतम पदार्थ में टूट जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जटिल प्रोटीन जो होती है उसको सरलतम प्रोटीन में बदलने का कार्य जो एंजाइम करता है, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन, जो कि हमारे आमाशय से के द्वारा स्रावित किया जाता है। उसके अलावा दूध को दही में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है, वो है रेनिन। क्या है? रेनिन। तो आपने देखा एक रेनिन है और एक पेप्सिन है। तो आपने एक चीज़ को याद रखना है, दूध को दही में बदलना का काम कर रहा है रेनिन, और पेप्सिन, पी फॉर पासे पेप्सिन है, पासे प्रोटीन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, पेप्सी से प्रोटीन जोड़ देना है और रेनिन से दूध को दही जोड़ देना है। ठीक है, इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है उसका क्या काम है? तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि अम्ल है, और हमारे भोजन में उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु गलती से हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं उनको वो नष्ट कर देता है। और नष्ट होने से ये होता है कि जो भोजन है वो हमारे शरीर के अंदर यानी आमाशय के अंदर सड़ने से बच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा मुख गुहा के अंदर जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है और हमारे आमाशय के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और किस काम वो आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन एंजाइमों के नाम याद रखने हैं। और टॉयलिन, ठीक है, दूसरा हो गया पेप्सिन, ठीक है, और तीसरा हो गया रेनिन। ठीक है, टॉयलिन, दूसरा कौन सा हो गया? पेप्सिन, और तीसरा रेनिन। ठीक है, 3 एंजाइम हो चुके हैं, उनको ध्यान रखना है आपको अच्छी तरीके से। आगे देखिए, अब देखिए ये आमाशय से कहाँ जाएगा भोजन? छोटी आंत में। ठीक है, यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस, देखिए आमाशय से निकला आमाशय रस, जठर रस जिसे बोलते हैं, और पित्ताशय से निकला पित्त रस, पित्ताशय से निकला आराम से पित्ताशय से निकला पित्त रस। ठीक है, आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और यहाँ पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं भैया? कहाँ पहुंचते हैं? कहाँ पे? छोटी आंत में। छोटी आंत में कौन कौन से रस पहुंच रहे हैं? छोटी आंत के अंदर एक तो पित्ताशय से निकलता है पित्तरस, वो भी छोटी आंत में आता है, और अग्नाशय यानी कि जिसको पैनक्रिया कहते हैं उससे निकलने वाला जो अग्नाशयी रस है, देखिए पित्ताशय से पित्ताशय रस और अग्नाशय से अग्नाशय रस। और पित्ताशय हमारा जस्ट लीवर के साथ में ही होता है। ठीक है, और जो आमाशय होता है उसके नीचे क्या होता है? हमारा पैनक्रिया यानी अग्नाशय होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हमको दिखा देते हैं, यहाँ पे जो चित्र हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे भोजन हमारा, हमने आमाशय की बात कर ली, हमने मुख गुहा की बात कर ली, अब ये छोटी आंत में आ जाएगा। ये छोटी आंत है। भोजन किस में आ गया हमारा? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में कौन कौन से रस आएंगे? देखिए पित्ताशय, पित्ताशय से पित्तरस मिलेगा, और यहीं पर ही एक होता है हमारे पास अग्नाशय, और इसी अग्नाशय से ही अग्नाशयी रस आके इसमें मिलता है। अब ये रस जो आते हैं, ये जो आके इसमें मिलते हैं, तो आखिर ये इनसे होता क्या है? ये मेन क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए, मुख गुहा का हमने आपको बता दिया, इसमें एंजाइम कौन सा निकलता है। आमाशय में 2 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन, और मुख गुहा में कौन सा एंजाइम है वो भी हमने आपको
बता दिया। ठीक है, तो देखिए, तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। आगे देखो, तो यहाँ पहुँच गया, तो ये पित्तरस हो गया और अग्नाशयी रस हो गया, और ये दोनों नलिकाओं द्वारा पहुँच गए यहाँ पर, कहाँ पे, छोटी आंत में। इन रसों में उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। देखिए, एक तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन हो रहा है पेप्सिन के द्वारा, लेकिन जो प्रोटीन हमारे पूरी तरीके से प्रोटीन का पाचन जो है छोटी आंत में होगा, और छोटी आंत में होता क्या है, एंजाइम जो उपस्थित होते हैं, जो हमने बताया था, जो पित्तरस और अग्नाशयी रस में, इनमें एंजाइम जो उपस्थित होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। देखिए, वसा का पाचन और प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होगा। इस प्रकार छोटी आंत के प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। यानी कि जो छोटी आंत होती है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है, उसका जो सबसे प्रथम भाग होता है, उसके अंदर ही क्या होता है, और छोटी आंत हमारी सबसे बड़ी आंत होती है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी होती है। तो इसका जो प्रथम भाग होता है, यानी कि जो एक कई भागों में ये बटी होती है, तो ये जो प्रथम भाग होता है, इसके अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वसा का ही पाचन हो गया इसमें। तो पाचन के फलस्वरूप भोजन तरल अवस्था में आ जाता है, यानी कि छोटी आंत के अंदर भोजन पूरी तरीके से तरल अवस्था में हो जाता है। अब भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंच जाता है। ठीक है जी, छोटी आंत के अंतिम भाग, छोटी आंत के कहाँ पहुंचेगा, अंतिम भाग में पहुंचेगा, और इसकी दीवारों पर अंगुलीनुमा उभार बिलाई आती हैं। देखिए, अंतिम भाग जो होता है आंतों का, उसके अंदर जो होती हैं उंगलीनुमा, उंगलीनुमा यानी उंगली की संरचना की तरह उसमें उभार होते हैं बहुत सारे, जिनको बिलाई कहा जाता है। ये जो बिलाई है, ये क्यों होती है, देखिए, पाचन के बाद, अब भोजन पच चुका है, पचने के बाद आंत के अंतिम भाग में पहुंच चुका है, और पहुंचने के बाद वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी अनगिनत अंगुलीनुमा उभार बिलाई पाई जाती हैं। इस भाग द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं। मतलब जो भोजन पच जाता है, और इसी को बोलते हैं पाचन। यानी क्योंकि क्या हुआ है, भोजन जो है पूर्ण रूप से पच गया, यानी कि वो सरल अवस्था में हो गया। जो जटिल अवस्था में जो पदार्थ थे, वो सारे के सारे किसमें हो गए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल था तो वो सरल अवस्था में हो गया, प्रोटीन जटिल था तो सरल अवस्था में हो गया, यदि वसा जटिल थी तो सरल अवस्था में वसा हो गई। तो इसी प्रकार से हमारे भोजन में पाए जाने वाले जितने भी जटिल पदार्थ थे, वो सरलतम में बदलने के बाद वो जब आंत के, हमारी छोटी आंत के आखिरी भाग में जब पहुंचते हैं बच्चों, तो वहाँ पर बहुत सारी बिलाई पाई जाती हैं, और उन बिलाइयों से होते हुए जब भोजन गुजरता है, तो भोजन के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, वो पोषक तत्व इन बिलाइयों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और इसी जो क्रिया को बच्चों क्या कहा जाता है, अवशोषण की क्रिया। यानी क्या कहा जाता है, अवशोषण की क्रिया। और ये अवशोषण की क्रिया कहाँ हो रही है, छोटी आंत के सबसे आखिरी भाग में, जहाँ पर बिलाई पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, बिलाई, जो कि उंगली जैसी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। इसका मैं आपको आगे एक चित्र दिखा दूंगा, जो है अलग से, कि किस प्रकार से बिलाई दिखाई देती हैं। आगे देखिए, अब देखिए, अवशोषण हो गया भोजन का, बिलाई के द्वारा भोजन का अवशोषण हो चुका है बच्चों। अब अवशोषण के बाद अब इसका क्या होगा, किस किस चीज़ का अवशोषण हुआ, जितने पोषक तत्व हमारे भोजन में पाए गए थे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, चाहे वो खनिज लवण हो, चाहे वो वाटर हो, पानी हो, यानी कहने का मतलब जितने भी जो तत्व, पोषक तत्व हमारे भोजन में पाए गए थे, वो सभी के सभी बिलाई के द्वारा छोटी आंत के अंतिम भाग में जो बिलाई पाई जाती हैं, उनके द्वारा अवशोषित कर लिया गया।
अब अवशोषित होने के बाद क्या होगा, पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। यह क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। देखिए, एक पहला था अवशोषण, जो कि पाचन के बाद हुआ, फिर स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण का मतलब ही क्या हुआ, स्वांगीकरण का मतलब ये हुआ कि जो पोषक तत्व थे, वो जो पोषक तत्व थे जो अवशोषित कर लिए गए, वो कहाँ चले गए, कोशिकाओं तक गए शरीर की हमारी, क्योंकि हमारा सारा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है। हमारे शरीर में ट्रायलियंस मिलियंस ऑफ जो है अरबों खरबों जो है कोशिकाएं हैं, और उन्हीं कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है बच्चों। अब ये जो पचा हुआ भोजन है, जो उसके पोषक तत्व हैं, वो कोशिकाओं तक गए, और जहाँ जहाँ जिस चीज़ पोषक तत्व की ज़रूरत थी वो वहाँ तक पहुँचेंगे, तो उन्हीं पोषक तत्वों से शरीर की वृद्धि होगी, और हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का संचालन भी इन्हीं पोषक तत्वों के कारण होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो उस ऊर्जा से हम लोग काम कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए ऊर्जा को हम हमारे शरीर के अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा ही कहलाती है। तो जितनी ऊर्जा उतना कार्य। इसी प्रकार से प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है ना। हमारे जो ऊतक होते हैं उनकी रिपेयरिंग का काम भी करता है। इसी प्रकार से हमारे विटामिन्स जो हमें भोजन से मिलते हैं, वो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। चाहे वो खनिज लवण की बात हो, वो भी यही काम करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को हमारे शरीर के बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ जब यदि फाइबर की बात की जाए, ठीक है, तो वो हमारे भोजन को पचने में सहायक सिद्ध होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी पोषक तत्व हैं, जब वो कोशिकाओं तक पहुँचते हैं, तो कोशिकाओं तक पहुँचने के बाद वो हमारे शरीर की वृद्धि और तमाम प्रकार की जैविक क्रियाओं को संचालन हेतु उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण, यानी कि शरीर के द्वारा पोषक तत्वों को उपयोग कर लेने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहला रही है। अब देखिए, अब भोजन का अनुपयोगी भाग, देखिए अब स्वांगीकरण जब हो जाएगा तो भोजन का कुछ ऐसा भाग बच जाएगा जो अनुपयोगी होगा, जो किसी काम का नहीं होगा। वो कहाँ जाएगा, वो अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में जाता है। देखिए, बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं हो रहा है। जो भी पाचन हुआ था वो छोटी आंत के प्रथम भाग में ही हो गया, चाहे वो वसा का हो, चाहे वो प्रोटीन का हो, सबका हो गया। लेकिन आखिरी भाग में उसका अवशोषण हो गया, और अवशोषण होने के बाद स्वांगीकरण की प्रक्रिया भी हो गई। अब वो जो पचा हुआ, जो अपचा, मतलब ऐसा भाग जो अनुपयोगी था, वो बड़ी आंत में आएगा। कहाँ पहुँचेगा, बड़ी आंत में। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें से अतिरिक्त पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, यानी अतिरिक्त पानी जो उसमें होगा, इसमें भोजन के अंदर जो बच गया है, उसके अतिरिक्त पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। कहाँ पर, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत का काम क्या है, बड़ी आंत का काम हमारे भोजन में बचे हुए पानी का अवशोषण कर लेना। भोजन नहीं, पचे हुए भोजन में, यानी पचे हुए भोजन में या ऐसे भोजन में जो अनुपयोगी भाग था भोजन का, उसमें से क्या कर लिया गया, जो पानी था उसका अवशोषण कर लिया गया, यानी पानी बच गया, उसका भी अवशोषण कर लिया गया। बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो कि अब कैसा रह गया है, तरल ना रह के अर्ध ठोस रूप में आ गया है, वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, मलाशय में। कहाँ पे इकट्ठा होगा बच्चों, मलाशय के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जो समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। यानी कि समय समय पर ये पाचन की क्रिया जब पूरी हो जाती है तो क्या होता है, ये मलाशय में इकट्ठा होता है और गुदा के द्वारा ये मल के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इसी क्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, बाहर निकालने की जो क्रिया होती है अपने शरीर से, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अनुपयोगी भाग होता है हमारे भोजन का, उसको बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को हम वही क्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा
जो पोषण की प्रक्रिया है ये निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहला काम, हमने खाना खाया जिसको हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण, यानी कि इंजेशन। इंजेशन मतलब हमने अंदर लिया भोजन मुंह से, उसके बाद पाचन की क्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है, इसीलिए इसको पूरी प्रक्रिया को हमने मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत के प्रथम भाग तक ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो इसको हम पाचन बोलते हैं, यानी डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद इसका छोटी आंत के आखिरी भाग में बिलाई के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में। और इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अवशोषण का मतलब एब्जॉर्ब कर लेना। और स्वांगीकरण, जब अवशोषण हो जाएगा पोषक तत्वों का बिलाई के द्वारा, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा उसका उपयोग किया जाएगा शरीर की वृद्धि में, रोगों से लड़ने की क्षमता में और तमाम जैविक क्रियाओं में उसका उपयोग किया जाता है। इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया। और लास्ट में जब ये भोजन पच जाता है और जो अपचा हुआ भाग है, अनुपयोगी भाग है, वो गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये थी बहिक्षेपण प्रक्रिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डाइजेशन था हमारा, ये हमने आपको बताया। अब यहाँ पर जो पूरी की पूरी कहानी थी वो मैंने आपको बता दी। एक टेबल है, उस टेबल को हम लोग ज़रा देख लेते हैं। आइए विभिन्न अंगों में होने वाली पाचन क्रिया को तालिका द्वारा समझें। देखिए, विभिन्न अंगों में होने वाली पाचन क्रिया को तालिका द्वारा समझें। यहाँ पे एक तालिका दी गई है, उस तालिका को हम लोग बड़े ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, अंग, देखिए अंग, देखो यहाँ पे बच्चों कौन से अंग के द्वारा कौन सा काम किया जाता है। मुख गुहा, इसमें हमने आपको बताया था पाचक रस लिखा हुआ है, भोजन के अवयव, पचने के बाद भोजन का सरलतम रूप। इसको हमें याद रखना है पूरी टेबल को, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। कौन से अंग के द्वारा कौन सा पाचक रस निकलता है और उसमें भोजन के अवयव क्या हैं और पचने के बाद भोजन का सरलतम रूप क्या हो जाता है। देखिए, जब भोजन हम मुख के द्वारा लेते हैं या अंतर्ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा में जाता है और दांतों की सहायता से और जीभ की सहायता से इसमें की लार निकलती है और लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं टॉयलिन। ठीक है, ये टॉयलिन क्या करता है, हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जिसको मंड बोलते हैं उसको माल्टोज में बदल देता है और इसीलिए ये मीठा भी होता है काफ़ी। ठीक है, अगला कार ग्रासनली में गया। यहाँ पे किसी प्रकार का बच्चों पाचक रस निकलता नहीं है और चबाया हुआ भोजन क्या होता है, वो सिर्फ नीचे कहा जाता है अमाशय में जाके इकट्ठा हो जाता है। अमाशय में जठर रस निकलता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और जठर रस में निकलने से जठर रस में क्या होगा, पेप्सिन और रेनिन नाम के दो एंजाइम पाए जाते हैं। तो एंजाइम जो होगा पेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करता है और दूध को दही में बदलने का कार्य हमारा रेनिन करता है। ठीक है, तो इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं ये भी यहाँ पे हमारे भोजन के अवयव हैं। आगे देखिए, यहाँ पर दूध से दही बनता है और पॉलीपेप्टाइड्स भी बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन यहाँ पे हो जाता है।
आगे देखिए पेप्सिन के द्वारा। छोटी आंत के अंदर हमने आपको बताया था पित्तरस और अग्नाशयी रस जो होते हैं वो आके मिलते हैं। पित्तरस पित्ताशय से आता है और अग्नाशयी रस अग्नाशय से आता है, अग्नाशयी ग्रंथि होती है उससे। और वसा प्रोटीन जो है यहाँ पर जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं उनका क्या होता है, उनको ये बदलता है किसमें, स्टार्च को, माल्टोज को और पॉलीपेप्टाइड्स को। ये सब भोजन के अवयव हैं हमारे। तो देखिए माल्टोज में बदल गया, अमीनो अम्ल में बदल गया, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर पचने के बाद भोजन का सरलतर रूप क्या हो गया, ये आपने देखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो माल्टोज था वो माल्टोज गया नीचे। यहाँ पर छोटी आंत में ये देखिए फिर जो आपको वसा और वसा है, यहाँ पर ये भी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो माल्टोज में। तो यहाँ पर देखिए वसा भी यहाँ पे बदल रहा है माल्टोज में, प्रोटीन हमारा अमीनो अम्ल में, और वसा हमारा इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड्स, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल यानी कि स्टार्च भी है। यानी ये सब चीज़ें जितनी भी हैं हमारी छोटी आंत में आके सबकी सब क्या हो जाती हैं, सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो छोटी आंत में हमारा जो पाचन की क्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे पूरी तरीके से। बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती। यहाँ पर बड़ी आंत में जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है, और कोई भी किसी तरह का पाचक रस और भोजन में अवयव जो होंगे वो तो पहले ही अवशोषित कर लिए जाते हैं छोटी आंत में, तो इसमें है ही नहीं। और जो गुदा का द्वार है वहाँ से अस्थायी रूप से अपशिष्ट और जो अपचे हुए जो भाग होते हैं भोजन के वो क्या होता है, वो यहाँ से वहिक्षेपण हो जाता है, यानी कि यहाँ से उसका हम वहिक्षेपण कर देते हैं। तो ये पूरी की पूरी पाचन क्रिया हमारे शरीर में बहुत से एंजाइम की मदद से होती रहती है, और ये सारे एंजाइम्स मैंने आपको बता दिए जो कि हमारे मुख गुहा से ही शुरुआत हो जाती है। देखिए आखिरी में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको बतानी है बच्चों, इन दांतों के बारे में। क्योंकि हमारे शरीर में मैंने आपको बताया था 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, उसके बाद अग्रचवर्णक, और कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, ये 4 तरह के दांत हमारे शरीर में पाए जाते हैं और इनकी संख्याएं भी अलग अलग होती हैं। अब हमें याद रखने की बात क्या है कि जो कृंतक हैं हमारे, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो कृंतक हैं ये कितने हैं, 2 हैं। तो आप ये लगा लीजिए कि कृंतक जो है कितने हो गए, कृंतक हमारे हो गए 2, ये हो गए नीचे और 2 हो गए ऊपर, तो टोटल हो गए 4। इसके अलावा रदनक कितने हो गए बच्चों, रदनक हमारे कितने हो गए, देखिए रदनक हमारे ये हैं तो 2 ये, और इसके अलावा रदनक हमारे 2 यहाँ पे, तो नीचे 4 रदनक हो गए, 4 ऊपर, तो ये हो गए 8। तो 4 कृंतक हो गए, 2 नीचे 2 ऊपर। ठीक है, सबसे आगे वाले 2 दांत जो चौड़े दांत होते हैं उनको कृंतक कहा जाता है। तो 2 नीचे 2 ऊपर 4। रदनक हमारे उनके जस्ट बगल वाले दांत, तो कितने कितने हो गए, तो 2 उसके बगल में हो गए, लेफ्ट में 2 राइट में हो गए ये वाले, तो नीचे हो गए 4, तो 4 4 कितने हो गए, 4 और 4 8 हो गए बच्चों। उसके बाद आपके पास आ गए हैं जिसको हम बोलते हैं अग्रचवर्णक। क्या आ गए हैं, ये हो गए हमारे अग्र चवर्णक। तो अग्रचवर्णक कितने हैं, अग्रचवर्णक यदि देखे जाएं बच्चों हैं तो यहाँ पे देखिए आप 2 और 2 ये, तो यार तो 4 4 मतलब 8 अग्रचवर्णक हो गए।
उसके बाद आप जो चवरणक सबसे पीछे वाली जो दाढ़ें होती हैं उनको चवरणक बोलते हैं, और ये चबाने के काम आती हैं। ठीक है, मेन चीज़ चबाना है इनका, और पीसने का कार्य जो है वो दाढ़ के द्वारा किया जाता है, चबाने का और पीसने का। ठीक है, तो चवरणक और अग्र चवरणक जो है हमारे, ये दाढ़ें होती हैं। तो जो पीछे की देखिए 6 दाढ़ें हैं उनको बोलते हैं चवरणक। तो 6 हो गए, 6 12। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 12 और 8 20, और 20 और 8 28, और 28 4 कितने हो गए बच्चों? ये हो गए 32। और दांत कितने होते हैं हमारे? 32। अब बताइए, आपके दांत 32 होते हैं कि 36 होते हैं? बिल्कुल 32 ही होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आगे के जो दांत हैं, आगे के दांत हो गए कृंतक, जो कि किसका काम करते हैं? काटने का काम करते हैं। यदि कुछ काटना है यदि आपको, तो आप कृंतक से ही काटेंगे। तो 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे चौड़े चौड़े वाले, वो कहलाते हैं बच्चों कृंतक। तो 4 हो गए। उसके जस्ट बगल में रदनक। रदनक मतलब रदने का काम करते हैं, यानी फाड़ने का काम, यानी नुकीले दांत। वो आपके कैसे हो गए? 2 साइड में, लेफ्ट में 2, राइट में नीचे वाले जबड़े में। तो नीचे हो गए 4 और ऊपर हो गए 4, तो टोटल हो गए 8। ठीक है बच्चों, तो रदनक हो गए 8, कृंतक हो गए 4, और उसके बाद दाढ़ें आपकी हो जाएंगी अग्र चवरणक हो गए 8, और फिर उसके बाद सबसे पीछे के जो चवरणक होते हैं वो हो गए 12। तो ये हो गए टोटल मिला के 32। तो ये 32 दांत हमारे शरीर के, ये बड़े काम के दांत हैं। तो सबसे पहले काटने का कार्य आगे वाले, और उसके बाद फाड़ने का कार्य उसके पीछे वाले, और सबसे पीछे वाले जो हमारी दाढ़ें हैं पीसने और चबाने का काम करती हैं। तो टोटल हमारी दाढ़ें कितनी हो गई? टोटल हो गई आपकी 12 और 8 20। तो 20 तो बच्चों हमारी दाढ़ ही हो गई हैं। और जो हमारे रदनक और कृंतक हैं ये 12 हैं। कितने हैं? 12। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे ये टोटल 32 दांत हो जाते हैं। तो आज बच्चों मैंने आपको मानव में पोषण, यानी कि मानव में पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाने की पूरी कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर भी यदि आपको कोई मन में क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछना मत भूलना। मैं आपके हर एक सवाल को गंभीरता से लेता हूँ, और मैं आपके हर एक सवाल को जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।